अच्छा, तो आइए सीधे आज की इस दिलचस्प चर्चा में गोता लगाते हैं। क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि ये आकर्षण या अट्रैक्शन आखिर है क्या चीज? हम अक्सर इसे रोमांस, किस्मत या किसी जादुई स्पार्क का नाम दे देते हैं, है ना? लेकिन जीव विज्ञान और मनोविज्ञान की कहानी बिल्कुल अलग और सच कहूं तो थोड़ी रहस्यमयी है। आज के इस विश्लेषण में हम दिमाग के उन छिपे हुए तंत्रों को उजागर करेंगे जो हमारी इच्छाओं को बिना हमें बताए ही कंट्रोल कर रहे हैं। सच कहा जाए तो इस दुनिया में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा वो बाहर से दिखता है। आइए कल्पना करते हैं कि हम एक भीड़ भरे कमरे में कदम रखते हैं। वहां सैकड़ों चेहरे हैं, ध्यान भटकाने वाली हजारों चीजें हैं, लेकिन अचानक नजरें किसी एक इंसान पर जाकर टिक जाती हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियों में हल्का पसीना आने लगता है। देखने में तो ऐसा ही लगता है ना कि ये हमारा खुद का लिया हुआ फैसला था, एक सचेत निर्णय। लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि ये धारणा पूरी तरह से गलत है। तो सबसे बड़ा सच ये है कि ये कोई रोमांस नहीं है, ये एक तरह का बायोलॉजिकल वॉरफेयर या जैविक युद्ध है। सचमुच हमारे सचेत विचार के शुरू होने से पहले ही हमारा प्रिमिटिव ब्रेन अपना काम कर चुका होता है। ये पलक झपकते ही सामने वाले के चेहरे की समरूपता को स्कैन करता है, बायोलॉजिकल मार्कर्स को कैलकुलेट करता है और खून में डोपामाइन की एक तेज लहर छोड़ देता है। और ये सब कुछ सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स में होता है, इससे पहले कि हमें ठीक से पता भी चले कि वो इंसान कमरे में मौजूद है। भाग 1, चयन का भ्रम और कैसे हमारा अवचेतन मन हमें कंट्रोल करता है। भाग 2, इच्छा का शस्त्रीकरण या कहें द हनी ट्रैप। इतिहास में आकर्षण का बहुत ही रणनीतिक इस्तेमाल किया गया है। जूलियस सीजर और मार्क एंटनी को ही ले लीजिए, अपने समय के सबसे क्रूर और शक्तिशाली विजेता, लेकिन दोनों के दोनों क्लियोपेट्रा के सामने नतमस्तक हो गए। दिलचस्प बात यह है कि ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि क्लियोपेट्रा उस समय के क्लासिक मानकों के हिसाब से कोई असाधारण रूप से सुंदर महिला नहीं थी। तो फिर उन्होंने ये जादू कैसे किया? दरअसल उन्होंने उनके दिलों पर नहीं बल्कि उनकी न्यूरोकेमिस्ट्री पर निशाना साधा था। उन्होंने आकर्षण के इस डार्क मनोविज्ञान को पूरी तरह से डिकोड कर लिया था। क्लियोपेट्रा का तरीका बेहद वैज्ञानिक था। उन्होंने सेंसरी ओवरलोड का इस्तेमाल किया। वो हिरण, कस्तूरी और ब्लू लोटस वाले कुछ बेहद दुर्लभ इत्रों का इस्तेमाल करती थीं। ये खुशबुएं सीधे उनके लक्ष्यों के घ्राण बल्बों को उत्तेजित करती थीं, मतलब अनिवार्य रूप से दिमाग के इमोशनल सेंटर्स को हैक कर लेती थीं। और बात सिर्फ खुशबू तक ही सीमित नहीं थी, वो टैक्टाइल मिररिंग में भी उस्ताद थीं। यानी वो उन शक्तिशाली पुरुषों के बोलने के तरीके और हाव भाव की बिल्कुल सटीक नकल करती थीं। इससे उनके अवचेतन मन में तुरंत एक गहरा और मजबूत जुड़ाव पैदा हो जाता था। लेकिन चलिए प्राचीन मिस्र से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के युग में भी ठीक इसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया गया। खुफिया एजेंसियों ने हनी ट्रैप को एक अछूत कला बना दिया था। जासूसों को हथियारों से लड़ने के बजाय सूक्ष्म हावभाव और सामने वाले की कमजोरियों को निकालने की ट्रेनिंग दी जाती थी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि रोमांटिक और शारीरिक जुनून में फंसा हुआ कोई भी इंसान अपनी मर्जी से परमाणु लॉन्च कोड्स तक सौंप सकता है या अपने ही देश को धोखा दे सकता है। अब जरा दिमाग की इस वैज्ञानिक तुलना पर गौर करते हैं। यह सच में चौंकाने वाला है। जब इंसानी दिमाग तीव्र आकर्षण महसूस करता है तो वो बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करता है जैसे वो किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में हो। बाईं ओर देखिए, दिमाग का जो विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। तार्किक सोच एकदम गायब। और दाईं ओर हमारा लिम्बिक सिस्टम, जो हमारे बुनियादी अस्तित्व और भावनाओं को चलाता है, वो पूरी तरह से कमान संभाल लेता है। भाग 3, जीव विज्ञान के बेकाबू संकेत और हमारी अनैच्छिक बॉडी लैंग्वेज। ऐतिहासिक जासूसी से हटकर अब बात करते हैं उन बायोलॉजिकल सिग्नल्स की जो हमारा शरीर लगातार ब्रॉडकास्ट कर रहा है, बिना हमारी मर्जी के। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है बेलाडोना प्रभाव। जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो हमें बहुत आकर्षक लगता है, तो हमारा नर्वस सिस्टम शरीर में एड्रेनलिन की एक तेज लहर भेजता है। इसका असर हमारी आंखों की पुतलियां तुरंत बड़ी हो जाती हैं, फिर चाहे कमरे में कितनी भी रोशनी क्यों न हो। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि प्राचीन इटली में महिलाएं अपनी आंखों में जहरीले बेलाडोना पौधे का अर्क डालती थीं ताकि उनकी पुतलियां कृत्रिम रूप से बड़ी दिखें और सामने वाले को उनकी गहरी दिलचस्पी का अवचेतन संकेत मिल सके। आंखों की बात चल रही है तो बता दें, मानव मस्तिष्क ये भी मापता है कि हम किसी को कितनी देर तक देखते हैं। जी हाँ, हमारा दिमाग लगातार ये कैलकुलेट करता रहता है कि आई कांटेक्ट कितनी देर तक बना हुआ है, और फिर वो खुद ब खुद उस टकटकी की लंबाई को कैटेगराइज कर देता है। तो इसके नियम कुछ इस तरह काम करते हैं
मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक स्पेसिफिक टाइमलाइन में बांटा है। एक नॉर्मल सोशल लुक 1 से 1.5 सेकंड तक का होता है, लेकिन अगर ये नज़र 3 सेकंड के निशान को पार कर जाए तो हमारे दिमाग में एक अलार्म बजने लगता है। ये हमारे अवचेतन मन को तुरंत संकेत देता है कि ये या तो अत्यधिक आक्रामकता है या फिर अत्यधिक आकर्षण। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। और यहीं से कॉपिलेटरी गेज या मैथुन संबंधी टकटकी का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये महज कोई सामान्य नज़र नहीं है, बल्कि 4 स्टेप्स वाला एक हार्डवायर्ड एवोल्यूशनरी सिग्नल है। पहले आंखें मिलाना, फिर पलक झपकते ही संपर्क तोड़ लेना, नीचे देखना और फिर से संपर्क बनाना। जब यह क्रम घटित होता है तो दिमाग तुरंत सामने वाले को एक संभावित हाई वैल्यू पार्टनर के रूप में कैटेगराइज कर लेता है। ये एक ऐसा सिग्नल है जिसे छिपा पाना लिटरली नामुमकिन है। भाग 4, डार्क मनोवैज्ञानिक चालें जो हमारी भावनाओं के साथ हेरफेर करती हैं। चलिए उत्तेजना के गलत आरोपण या मिस एट्रीब्यूशन ऑफ एराउजल के एक बहुत ही मशहूर स्टडी पर नजर डालते हैं। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक ट्रिक है जो इस बात का फायदा उठाती है कि हमारा दिमाग डर और उत्साह को प्रोसेस करने में कैसे कंफ्यूज हो जाता है। कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज स्टडी में यह देखा गया कि जो लोग एक भयानक, अस्थिर और ऊंचे पुल को पार करते थे, उन्हें सामने खड़ा रिसर्चर उन लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा आकर्षक लगा जिन्होंने एक सुरक्षित और कंक्रीट का पुल पार किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। वो डर के शारीरिक लक्षणों जैसे तेज धड़कन और कांपते हाथों को यौन आकर्षण की भावनाओं के साथ मिला देता है। यही वजह है कि हाई इंटेंसिटी वाली स्थितियां लोगों को बहुत तेजी से एक साथ बांध सकती हैं। मानव आकर्षण में इस्तेमाल होने वाली सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव या जोड़-तोड़ वाली ट्रिक है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, यानी रुक रुक कर मिलने वाला इनाम। और मजे की बात देखिए, ये बिल्कुल वही तंत्र है जो कसीनो की स्लॉट मशीनों को इतना लत लगाने वाला बनाता है। ये एक दुष्चक्र की तरह काम करता है, जिसे हम एक मनोवैज्ञानिक स्लॉट मशीन कह सकते हैं। इसके 3 चरण हैं। पहला, तीव्र ध्यान देना। दूसरा, अचानक से पूरी तरह ठंडे पड़ जाना या दूरी बना लेना। और तीसरा, फिर से अचानक से वैलिडेशन या अहमियत दे देना। ये जो अनिश्चितता है ना, ये दिमाग में डोपामाइन के लेवल को एकदम आसमान पर पहुंचा देती है। इस पॉइंट पर यह सिर्फ उस इंसान के प्रति आकर्षण नहीं रह जाता, ये उस साइकिल के उतार चढ़ाव की एक वास्तविक केमिकल लत बन जाती है। भाग 5, विकासवादी जाल और हमारे आज के विश्लेषण का अंतिम निष्कर्ष। जब हम इन सभी सबूतों को एक साथ रखकर देखते हैं तो ये हमारी फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा शक्ति के रोमांटिक भ्रम को पूरी तरह से चुनौती देता है। जिस चीज को हम अपनी आज़ाद और तार्किक पसंद मानते हैं, वो असल में एक इवोल्यूशनरी ट्रैप या विकासवादी जाल है। जब हमें वो अचानक वाली चिंगारी या स्पार्क महसूस होता है, तो अक्सर वो केवल हमारा दिमाग होता है जो अपने पुराने बायोलॉजिकल ट्रिगर्स का शिकार हो रहा होता है। सतह के नीचे देखा जाए तो हम बस उन्हीं प्रोग्राम्स को रन कर रहे हैं जो लाखों साल पहले लिखे गए थे। और इसीलिए हम आज की इस चर्चा को एक बहुत ही उत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब भी वो जबरदस्त और निर्विवाद आकर्षण महसूस हो, तो हमें एक पल रुककर जरूर सोचना चाहिए, क्या ये सच में 2 आत्माओं के बीच का एक गहरा और सच्चा जुड़ाव है, या फिर हमारा दिमाग इंसानियत के सबसे पुराने मनोवैज्ञानिक जाल में फंस रहा है। स्रोत सामग्री के स्पष्टीकरण से हमें यही समझ आता है कि हमारी भावनाओं के पीछे छिपे हुए ये तंत्र कितनी गहराई तक काम करते हैं, और अंततः ये ज्ञान ही हमें इन अदृश्य भ्रमों के पार देखने की ताकत देता है।